मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसका टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस की इतिहास के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, सो हमारे साथ आप एंड तक बने रहिएगा और मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे शिक्षक भारत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के क्रांतिकारी नारे लगाने वाले भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज्य की चाह जगा दी और इनकी लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी थी, इनके चाहने वाले सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में थे। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, पर उनका फ्रीडम पाने वाला रास्ता गांधी जी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि बोस का मानना था कि आज़ादी जैसी बड़ी उपलब्धि अहिंसा के रास्ते में जाके नहीं मिल सकती थी। इसके लिए हमें बहुत सारी जानें लेनी पड़ेंगी और बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे। और यही एक बात है कि आज भी अगर आज़ादी की बात होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो इसकी कहानी की स्टार्टिंग होती है 24 जनवरी 1897 में उड़ीसा में कटक में, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने जन्म लिया। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो पेशे से एक वकील थे, और उनकी माँ का नाम प्रभावती बोस। और इन लोग के अलावा उनके फैमिली में 13 और भाई और बहन थे। और सुभाष चंद्र जी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्टेड थे, और इसी से वो स्कूल के समय से सभी टीचर्स के फेवरेट थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्टेड यूरोपियन स्कूल से करी, और फिर जब वो साल 1913 में जब वो मैट्रिक में सफल हुए तो उनका एडमिशन प्रेसिडेंट्स कॉलेज में करा दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस जी बचपन ही से विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से प्रभावित थे, और फिर उनको ये लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा देश के हित में काम करना ज़रूरी है। और उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, जो भारतीयों का जुल्म उठाने में ज़रा सा भी पीछे नहीं हटते। ये सब आसपास देख के उनके मन में स्वतंत्रता की चिंगारी और तेजी से जल गई। और इनकी देशभक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब इनका एक प्रोफेसर जब भारतीय नागरिक के बारे में उल्टा बोल रहा था तो वो उनसे लड़ गए थे। और फिर कुछ साल बाद 1918 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश ऑफ चर्च से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि अब सुभाष चंद्र जी देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, पर उनके पापा के प्रेशर में उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वह एक अच्छी सी जॉब करें। और फिर कैम्ब्रिज के एक कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में 4th रैंक लाए। और इतनी अच्छी रैंक होने के बाद भी उन्होंने ये नौकरी ठुकरा दी कि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंडर में नौकरी करना मंजूर नहीं था। और फिर भारतीय लोगों के दिल में आशा की आग जलाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा जिसका नाम था स्वराज। और इस समय उनके मार्गदर्शन बने उस समय के एक महान नेता चित्तरंजन दास, जो देशभक्ति से भरे हुए भाषण देने में लिए जाने जाते थे। और फिर सुभाष चंद्र जी के काम को देखते हुए 1923 में ऑल इंडिया यूथ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और उसी के कारण उन्हें लोगों को फ्रीडम के बारे में भड़काने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया, और उनको जेल ही में टीबी नाम की एक बीमारी हो गई। और जब वो 1927 में जब वो जेल से बाहर आए, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे रख दिया गया, और वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आज़ादी के जंग में कूद पड़े। और उसके बाद जब 1930 में जब सुभाष चंद्र जी जब यूरोप गए, वहाँ पे उन्होंने लोगों से मिल के पार्टी को चलाने के लिए, अच्छी तरीके से चलाने के लिए और भी टेक्निक्स ली। इसी समय उन्होंने अपनी एक किताब भी पब्लिश की जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल।
हालांकि लंदन में पब्लिश किया हुआ इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दी थी और फिर इंडिया वापस आने के बाद उनको कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले गांधी जी सुभाष चंद्र जी की हिंसा से भरी नीतियों पे नहीं विश्वास रखते थे और जब यह बात सुभाष चंद्र जी को पता लगी और फिर उन्होंने अपनी कांग्रेस प्रेसिडेंसी वाली पोस्ट को छोड़ दिया और फिर इसके बाद उन्होंने पूरे विश्व में घूम घूम के भारत के फ्रीडम के लिए अपनी पार्टी मतलब जोड़ने लगे थे लोगों को। अपने जो उनका मोटिव था उससे लोगों को मतलब इम्प्रेस करके जोड़ना शुरू कर दिया था। तो फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उन पे और भी प्रेशर बनता रहा और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिश आर्मी चाहती थी कि भारत की भी आर्मी उनके साथ मिल के वो वॉर लड़े, फिर नेताजी ने इस पे जम के विरोध किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश की जीत के लिए कोई भी भारतीय सैनिक अपनी जान को खतरे में डाले। हालांकि वापस बोस जी को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल जाके भी वह चुप नहीं बैठे। वहाँ पे भी जाके उन्होंने भूख हड़ताल की, तभी उनको 7 दिन बाद रिहा कर दिया गया। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र जी को उन्हीं के घर में सीआईडी के देख रेख में बंद कर दिया गया था, पर इन सब के भी होते हुए उन्होंने 16 जनवरी 1941 में पठान का हुलिया बना के सीआईडी को भी चकमा देने में सफल है और फिर भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश का दुश्मन देश जर्मनी के लिए रवाना हुए और फिर यहाँ पे हिटलर ने भारत को समर्थन देने का वादा किया। पर जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होने लगी तब बोस जी एक सबमरीन से जापान चले गए और फिर उनके मजबूत इरादों को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत का सहयोग देने में साथ दिया और फिर उन्होंने जापान के साथ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे लोग आईएनए या फिर इंडियन आर्मी के नाम से भी जानते हैं। और फिर साउथ ईस्ट एशिया में रहते भारतीयों के सहयोग से आईएनए के सेना में मजबूती आई और फिर इसी समय सुभाष चंद्र जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारे लगा के सारे भारतीयों और विश्व युद्ध में जापान का हारना स्वाभाविक नहीं था। इसमें तमाम प्रकार की राजनीति, कूटनीति पश्चिमी देशों की शामिल थी, पर हमारा ये विषय नहीं है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। अभी तक जो आपने वीडियो के अंदर देखा था वो था सुभाष चंद्र जी की पूरी स्टोरी। अब होगा कि जो उनकी मिस्टीरियस डेथ थी उसमें क्या खेल था और किसका किसका हाथ था, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी आपने पहली वीडियो देख रहा था ये हमारी था फेज़ 1। अब हमारा वीडियो का सेकंड फेज़ चालू होने वाला है। सो वॉचिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े नेता और उनका अचानक गायब होना ये भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। कई सालों से हमें ये बताया जा रहा है कि नेताजी का अंत भारत से बाहर एक प्लेन क्रैश में हुआ। क्या ये बात पूरी तरह से सच है? एविडेंस क्या कहता है? इस वीडियो में हमारे कुछ सवाल हैं। अगर नेताजी का देहांत 1945 में एक प्लेन क्रैश में हुआ था तो 1967 तक नेताजी के ऊपर और नेताजी की फैमिली के ऊपर और घर पे गवर्नमेंट ने निगरानी क्यों रखी? सुभाष चंद्र बाबू की आज तक रिमेन्स की डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुई? पूरे भारत से सच क्यों छुपाया जा रहा है? अगर आपको लगता है इन सवालों के जवाब हम सब के लिए ज़रूरी हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लोग तक स्प्रेड करने में हमारी मदद करें। बात है 1945 की, जब पूरे देश को एक शॉकिंग न्यूज़ मिली, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड। रीज़न बताया गया प्लेन क्रैश। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कई देशों की मीडिया ने इस हॉस्पिटल में सुभाष बाबू ने अपना दम तोड़ा उस हॉस्पिटल में जाके ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश की, में से ना ही किसी को परमिशन मिली ना ही उनकी एक फ़ोटो। सबसे सस्पिशियस बात ये है इतने बड़े ग्लोबल आइकन जो जर्मनी, जापान, रशिया जैसे लीडर्स के साथ आज़ादी के लिए रणनीतियाँ बनाते थे भारत के लिए,
उनका डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं। डेथ सर्टिफिकेट तो एक इचिरो ओरोका नाम का एक जापानीज सोल्जर का है। तो फिर सुभाष बाबू का क्या हुआ? फिर इंक्वायरी शुरू हुई। 1949 में सिर्फ आज़ादी के 2 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपॉइंट किया, हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता को खुद अपॉइंट किया। गुप्ता जी का यही गोल था कि इंडियन नेशनल आर्मी पे रिसर्च करें और उनका भारत की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन था उस पर एक किताब लिखें। ये सारा रिसर्च कुछ महीने नहीं 3 साल चला और फिर 490 पेजेस की एक मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हुई जिसमें आईएनए मिलिट्री के ऑपरेशंस का पूरा ज्ञान था। लोगों को लगा कि अब नेताजी का और आज़ाद हिंद फौज का असली कंट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश ही नहीं हुई। क्यों? ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं उस किताब में? हमें इसके जवाब नहीं मिले। मिलती हैं तो बस कुछ थ्योरीज। कई लोग मानते हैं कि कुछ सालों तक सुभाष बाबू रशिया में थे और जिंदा थे और 1985 तक अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल तक उनकी जानकारी दी। नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी कि रशिया के एक विजिट के बाद एक कहानी ऐसी है। वहाँ के जो लोकल्स कहते हैं कि उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बोला था कि मैं रशिया में एक ऐसे व्यक्ति से मिली उनका नाम सुनने पे पूरा देश कि जितना खुश वो 15 अगस्त 1947 के आज़ादी पे हुआ था उससे भी ज़्यादा ये बात सुन के खुश हो जाएगा। ये स्पीच कंप्लीट होने से पहले ही नेहरू जी ने उनको रोक दिया। सच से हमें इतनी दूर क्यों रखा जा रहा है? 1955 शाहनवाज कमीशन, 1970 खौसला कमीशन। भारत में 2 बार नेताजी की खोने की इन्वेस्टिगेशन हुई। उन्होंने दोनों बार ये कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई। और फिर 1999 में एक और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसका नाम था मुखर्जी कमीशन। इसमें कहा गया कि सुभाष बाबू की डेथ एक प्लेन क्रैश में होना पॉसिबल ही नहीं है। और पिछले जो 2 इन्वेस्टिगेशन हुए थे वो भी भारत ही में हुए थे। और बल्कि ये वाला इन्वेस्टिगेशन ताइवान में ऑन ग्राउंड भी हुआ था। और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये पता चला कि 1945 में ताइवान में कोई भी प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड ही नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। साइंस की हेल्प से मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता था। तो फिर टोक्यो में रेंकोजी टेम्पल में जो एशेस रखी गई हैं जिसे सुभाष बाबू की रिमेन्स कहते हैं, वो उनकी एशेस कैसे हो सकती हैं? बाबूजी की फैमिली आज भी उनके एशेस की डीएनए टेस्टिंग मांग रही है, जिससे ये प्रूव हो सकता है कि उस प्लेन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी और कहीं नहीं भारत ही लौट आए थे, लेकिन सच किसी को भी नहीं पता है। 2016 में सरकार ने ऐसी बहुत सारी फाइल्स पब्लिक की, उसमें नेताजी के बारे में कुछ सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन लिखी थी, पर वो डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट हैं। इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए या कर दिए गए। लेकिन नेताजी इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? नेताजी के इतने दुश्मन क्यों हैं? केवल 20,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडियंस पे राज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल तभी हुआ जब ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसी 30 करोड़ भारतीयों को अपने सेना में शामिल किया। हमारे वीर उनके ताकत बन गए थे। सच तो ये है कि ब्रिटिश 1857 की लड़ाइयों से इन वीरों से डरते थे। कोलकाता में एक ब्रिटिश जनरल ने खुद कहा था कि अगर हर एक भारतवासी की एक मुट्ठी मिट्टी अगर सारे भारतीय एक साथ उनके एम्पायर पर डाल दें तो उनका एम्पायर दफन हो जाएगा। और नेताजी ने ब्रिटिशर्स का यही डर को पहचाना था। नेताजी के इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बाद भी भारत के आर्म्ड फोर्स में जिंदा थे। 1946 रॉयल नेवल मिलिट्री इस बात का सबूत है। जस्ट थिंक अबाउट इट।
अगर नेताजी जिंदा होते और भारत में होते तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। सो उन्होंने अपने इस फैक्ट से पूरे इंडिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपने एनिमीज़ बना रखे थे। वो तो भारत को लीड करने के लिए इस लेवल तक तैयार थे कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होना चाहिए, हमारे भारत का विज़न क्या होना चाहिए, ये भी वो जानते थे। और अगर नेताजी आज जिंदा होते तो भारत आज कई साल आगे रहता। दुख की बात यह है कि नेताजी के साथ साथ उनकी आज़ाद हिंद फौज हमारे भारत के लिए कंट्रीब्यूशन आज 70 साल बाद या तो हमारे हिस्ट्री बुक से मिसिंग है या तो फिर एक लाइन बन के रह जाता है। तो आज हम लोग उनको एक प्रॉमिस ज़रूर कर सकते हैं, हम उनका और उनके जवानों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा तक लोगों तक ये नॉलेज प्लीज़ स्प्रेड कर दीजिएगा, ताकि ये एक अल्टरनेट हिस्ट्री जो हम लोगों से छुपाई जाती है वो लोगों तक पहुँचे। तो नेताजी के लाइफ के बारे में और उनके डेथ के बारे में लोगों तक पहुँचे बातें ये सब। और हम लोग ये मान सकते हैं कि हमें आज़ादी बगैर हिंसा के मिली। और ये भूलते हुए हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब हमारे 25 लाख सैनिक उन ब्रिटिशों की तरफ से लड़े थे, सिर्फ इसी होप में उनकी मदद करने के बाद ब्रिटिश अपना भारत छोड़ने का प्रॉमिस निभाएंगे। लगने लगता है कि वो तो सिर्फ एक कैजुअलिटी थे, उनके ही बलिदान से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। पर सच तो ये है कि सुभाष बाबू जैसे ही जो लीडर्स थे जिनसे पूरा ब्रिटिश एम्पायर डरता था। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आज़ाद हिंद फौज ने 1945 में भारत को स्वतंत्र घोषित करके दी थी, जिसको हमारे यहाँ मान्यता ही नहीं दी गई क्योंकि हमारे यहाँ की अंदरूनी राजनीति इस प्रकार की थी जिससे गांधी और नेहरू का पूरा सुपड़ा साफ होने के कगार पे थे, उसको मान्यता इसी कारण नहीं दी गई। पर सोचने का विषय ये है कि अगर हमको सुभाष चंद्र बोस वाली आज़ादी मिली होती, ना कि नेहरू और गांधी वाली, तो देश का स्वरूप क्या होता। क्योंकि वो आज़ादी भिक्षा और दान की ना होके संग्राम, पौरुष और पुरुषार्थ की होती। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये सुभाष चंद्र जी वाली स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव थिंग्स मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे शिक्षित चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आगे तक स्प्रेड कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय। और गाइस, सबको एक चीज़ और, आज 15 अगस्त के दिन पूरी शिक्षित भारत टीम आप सभी को कह जाती है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।